हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी विथ मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक्सप्लेनेशन क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड का हिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज़ मॉडर्न वर्ल्ड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द चैप्टर नेम इज़ द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। Historians have broadly divided history into three periods: ancient, medieval and modern. This division is based on the fact that each period had some unique characteristics that make it different from the other period. The beginning and end of each period, however, differ from country to country. क्या है कि हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, और ये जो डिवीज़न है ये सब जितने भी मीन्स जो पीरियड्स थे उनका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक था। ठीक है, और हर पीरियड जो है एक दूसरे से डिफरेंट था। ओके, और हर पीरियड का बिगनिंग और एंड मतलब पूरे वर्ल्ड में एक साथ नहीं हुआ। ठीक है, अलग अलग टाइम में जो है ये चीज़ें हुई थी अलग अलग कंट्री में। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया बिगैन इन द 18th century AD. This was the time when the British conquered India. They brought about many changes in the different field of life. The changes were so radically different that they are said to constitute a new period. तो मॉडर्न इंडिया में जो है मॉडर्न पीरियड कब शुरू हुआ था? 18th सेंचुरी में, जब यहाँ पर ब्रिटिश ने कन्क्वायर कर लिया था इंडिया को। दे ब्राउड अबाउट मैनी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस उन्होंने लाए थे और ये जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और इसी वजह से जो है यहाँ पर एक न्यू एरा जो है शुरू हुआ था। थर्ड पैरा देखते हैं। जनरली स्पीकिंग द मॉडर्न पीरियड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेटर interaction among the countries of the world. India too was influenced by the development in other parts of the world. Therefore, before we study the history of India, the modern period it is important to know about the significant events that changes that took place in other parts of the world during this time, especially because they had a significant impact on India. Most of these changes took place in Europe. तो जब हम हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री जो है शुरू करने वाले हैं और जब पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री को तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि पूरे वर्ल्ड में क्या चेंजेस आया था जिसका इफ़ेक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर पड़ा था। इंडिया में जो है सडनली जो चेंजेस आए थे तो वो क्या चेंजेस थे, वो क्या चेंज हो रहा था पूरे वर्ल्ड में जिसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर भी पड़ा था। और ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस जो थे वो कहाँ पर हुए थे? यूरोप में हुए थे। ओके, अब इसके बाद देखते हैं कि सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, देयर आर मैनी सोर्सेज ऑन द मॉडर्न पीरियड। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो दो सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्सेज क्या है? These include original documents such as government reports, literary works such as books and newspaper, artistic evidence such as painting and drawings, and archaeological remains such as monuments and artifacts. Many of these primary sources have been preserved in archives and museums. तो प्राइमरी सोर्स में क्या है? गवर्नमेंट रिपोर्ट्स है, लिटरेरी वर्क जो बुक्स वगैरह लिखी जाती है, न्यूज़पेपर हो गया, उसके बाद आर्टिस्टिक एविडेंस जैसा कि पेंटिंग्स है एंड ड्राइंग्स है, उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स क्या हो गया जैसे कि मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। तो ये सारा जो है कहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है? आर्चीव्स में और म्यूज़ियम में। सेकेंडरी सोर्स देखते हैं। द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय हिस्टोरियंस आफ्टर स्टडिंग द प्राइमरी सोर्स आर कॉल्ड द सेकेंडरी सोर्स. These are available to us as reports, review, articles and books. सेकेंडरी सोर्स मतलब कि ये प्राइमरी सोर्स को देखने के बाद, समझने के बाद जो ओपिनियन जो है हिस्टोरियंस का होता है, जो वो उसके बारे में रिपोर्ट्स या रिव्यू बनाते हैं, वो हमारा सेकेंडरी सोर्स होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए फीचर्स ऑफ मॉडर्न एज है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स लाइक सिटीज़, scientific progress, growth of democratic institution, rationalism, examining everything against reason, humanism, human beings are not God,
एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो ये फीचर्स हैं मॉडर्न एज के। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं, रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन। A movement which brought about the modern age in Europe was the Renaissance. It urged people to use logic and reasoning rather than blindly believe what their king or the church told them. This led to the growth of scientific method, that is learning by observation, questioning and experimentation. तो जो मूवमेंट चला था यूरोप में, जिसने जो मॉडर्न एज लेकर आया था वहाँ पर, वो क्या है, रेनेसांस है। और इसने जो है लोगों को ये बताया था कि अब जो है उनको लॉजिक और रीजनिंग के थ्रू चीज़ों को समझना होगा। ये ना हो कि जिस तरह से वो पहले किंग के ऊपर और चर्च के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव करते थे, जो वो बोलते थे सिर्फ वही काम होता था। अब वो चीज़ जो है इन लोगों को छोड़नी पड़ेगी। अब जो है क्या हो गया कि इस वजह से जो है ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो साइंटिफिक मेथड जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। इसके अलावा लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन किया जाने लगा, क्वेश्चनिंग की जाने लगी कि ये काम क्यों हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। उसके अलावा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाने लगे। द न्यू स्पिरिट्स ऑफ इंक्वायरी अपोज द प्रैक्टिसेस ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। पीपल नाउ वांटेड टू रिफॉर्म द चर्च इन अ वे दैट वुड suit their modern thinking. This movement is known as Reformation. You have read about both these movements in class 7. तो अब जो है इस तरह का जो न्यू स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो की जाने लगी हर चीज़ पर, हर प्रैक्टिस पर, तो इसने जो है क्या कर दिया, मतलब कि रोमन कैथोलिक चर्च के हर जो भी प्रैक्टिस चल रही थी उसके ऊपर इंक्वायरी होने लगी। अब पीपल जो है वो चाहते थे कि चर्च को जो है वो रिफॉर्म करना चाहते थे कि चर्च भी अब उनकी तरह मॉडर्न थिंकिंग को लेकर ही आगे बढ़े। ठीक है, इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, रिफॉर्मेशन, जिसके बारे में आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा हुआ। नाउ वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी। दिस पीरियड ऑफ यूरोप इज ऑल्सो फेमस फॉर द वॉयजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन। न्यू सी रूट्स एंड न्यू लैंड्स वर डिस्कवर्ड बाय सेलर्स एंड एक्सप्लोरर्स. This led to an increase in trade. Towns grew and prospered. The merchants also grew rich and powerful. They formed the middle class. अब जो है इसमें बहुत सारा एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा हुआ था इस टाइम में, और बहुत सारे न्यू सी रूट्स जो है डिस्कवर किए गए थे, और इसके बाद इस वजह से जो है ट्रेड भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा था। टाउन जो है अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करने लगा था, और एक नया क्लास जो है वो इमर्ज हुआ, दैट इज़ मर्चेंट, जिन्होंने मिडिल क्लास बनाया। क्योंकि जब ट्रेड बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस जो है बहुत अच्छा चला, मर्चेंट का जो पावर है और जो उनका मीन्स स्टेटस है वो भी ऊपर गया। तो क्योंकि इससे पहले जो था या तो नॉबल्स थे और उसके बाद पुअर पीपल थे, लेबरर थे, लेकिन अब इसके बाद जो है एक नया क्लास जो है इमर्ज हुआ था, दैट इज़ मिडिल क्लास। ओके, अब इसके बाद देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एंड ever increasing volume of trade means that more goods had to be produced in lesser time to meet the demands of the market. The domestic system of production under which the artisans collected raw material from the merchant, made goods at home using his bare hands or at best some simple tools, and then supplied the finished goods back to the merchant, could not meet the growing demand of the market. A new system of production became necessary. क्या होने लगा कि ट्रेड जब बढ़ा तो उसके बाद जो है प्रोडक्शन का डिमांड जो है वो और ज़्यादा होने लगा। लेकिन इससे पहले क्या था कि सिस्टम, प्रोडक्शन का सिस्टम क्या था, डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था, कि जो भी आर्टिसंस थे वो लोग रॉ मटेरियल लेते थे मर्चेंट से, उसके बाद उसको घर में ही कुछ सिंपल टूल के थ्रू जो है उसको बनाते थे, और उसके बाद जो है फिनिश गुड को मर्चेंट को वापस देते थे। लेकिन इससे जो अभी जो है मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इससे जो है काम पूरा नहीं हो रहा था। तो इस वजह से एक नया सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक नया सिस्टम लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। द फैक्ट्री सिस्टम
of production developed in 18th century AD. Rich merchants set up factories, installed newly invented machines, bought the raw material from the market and employed workers on wages to produce goods on machines. This development is known as the Industrial Revolution. It is called a revolution because it marked a radical change from the previous system. तो अब क्या हुआ, फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, इससे पहले डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था, अब फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन हो गया। और डेवलप कब हुआ था, 18th सेंचुरी एडी में। जो रिच मर्चेंट थे उन लोगों ने फैक्ट्री को सेटअप किया और उसके बाद जो है उसमें न्यूली जो साइंटिफिक बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मेथड अप्लाई हो रहा था, बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हो रहा था, तो बहुत सारी मशीनें भी इन्वेंट की गई। तो उन लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज़ में वो न्यूली इन्वेंटेड मशीन को जो है सेटअप किया। उसके बाद जो है रॉ मटेरियल लाकर और जो लेबर है उनको वेजेस पर जो है वो लेकर आए फैक्ट्री में काम करने के लिए, टू प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है, ताकि वो मशीन पर काम करके जो है प्रोडक्शन को और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा सकें। और इसी को कहा जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन इसलिए कहा जाता है कि इसके वजह से हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री में जो है बहुत ही चेंज आया था, बहुत ज़्यादा चेंज आया था, ठीक है। और ये बिल्कुल पुराना जो सिस्टम था उससे बिल्कुल ही चेंज था, बहुत ही ज़्यादा अलग था। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इंग्लैंड। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द मिडल ऑफ द 18th century AD. England at this time was in a very advantageous position to start and sustain an industrial revolution. तो इंग्लैंड में क्यों हुआ था, उसके कुछ रीजंस हैं। कब ये हुआ था, मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, और इंग्लैंड का पोजीशन बहुत ही ज़्यादा एडवांस था उस वक्त में, तो इसी वजह से वहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट भी हुआ और सस्टेन भी कर पाया वहाँ पे। रीजंस देख लेते हैं क्या है। इंग्लैंड हैड एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली कोल एंड आयरन नीडेड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसमें नेचुरल रिसोर्स बहुत था उन लोगों के पास, जैसे कोल एंड आयरन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। आफ्टर दैट इंग्लैंड हैड अ स्टेबल गवर्नमेंट विच एनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स। Thus, the traders and merchants were given the liberty to trade as they like. तो गवर्नमेंट ने भी फुली सपोर्ट किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रो करने में। With the abolition of serfdom in the 18th century, a large number of people in England became free. Thus, cheap labor was easily available in England. और इंग्लैंड में जो है लेबर भी आसानी से मिल जाते थे। The British government with its strong navy embarked on a policy of geographical expansion. This led to the rapid colonization which helped England to get cheap raw material from countries it colonized. These colonies also served as market where English could dump their finished product for sale. अब इस टाइम में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही थी, स्ट्रॉन्ग नेवी एम्बार्क ऑन अ पॉलिसी, मतलब कि जोग्राफिकल एक्सपेंशन हो रहा था। एक्सपेंशन किस तरह से, अलग अलग कंट्री पे जाके और उसको अपनी कॉलोनी बना ले रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसा कि इंडिया भी जो है वो ब्रिटिश के कॉलोनी ही बनी थी। तो उसमें क्या होता था कि इन लोग वहाँ से अलग अलग कंट्री से जो भी रॉ मटेरियल्स होते थे तो उसको ये लोग आसानी से ख़रीद लेते थे, और उसके बाद जो प्रोडक्शन होता था, जो भी प्रोडक्ट बनता था, उसको वहाँ पर एक मार्केट, इनकी कॉलोनी जो है वो एक मार्केट की तरह भी काम करती थी। जो फिनिश प्रोडक्ट था तो उसको वहाँ पर जाके बेचते भी थे। An atmosphere of scientific inquiry and an improved transportation system from in the form of canal and road help England to become an industrialized country. और बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक ग्रोथ हो रहा था, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था, बहुत सारे कैनल्स थे, रोड्स थे, जिस वजह से जो है यहाँ पर इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही अच्छे से जो है ग्रो अप कर रहा था। ठीक है, तो ये था पार्ट 1 मेरे वीडियो का, और इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, थैंक यू।